इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आंकड़े। ये मास्टर टेबल की हेल्प से ही हम याद करेंगे। 100% सिक्योरिटी ऑफ मार्क्स मिलेंगे आपको इस मास्टर टेबल को बनाने से। इस चैप्टर का जो आधार है वो है ये स्लाइड। ये सातों स्तंभ आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाएगा तो ये बोनस दे के जाएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो RS का एग्जाम हो, SI का एग्जाम हो, पटवारी हो, VDO हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम, ये लेक्चर जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, उस लेक्चर से बाहर सवाल नहीं आएगा। आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा, ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना हमें आवश्यक है। शायद RS 2024 के पेपर में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा बनता है प्रति व्यक्ति आय से। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। आपको इक्के की तरह तैयारी करके चलनी है, अपनी तैयारी पर विजय प्राप्त करनी है और अपना एग्जाम क्लियर करना है। एक दो चीजें हैं जिनको पकड़कर आप चलेंगे तो हर एग्जाम निकालेंगे। पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज होती है एक्स फैक्टर। सकल जिला घरेलू उत्पाद है वो इस चैप्टर का एक्स फैक्टर। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 3, चैप्टर 7 हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस आपको मैंने क्लास के दौरान बताए हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज उसी सीरीज़ में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आंकड़े हैं। इनमें बहुत सारे आंकड़े हम चैप्टर 3 और 7 करने से पहले जो हमने सारांश वाला पार्ट किया था उसमें हम कर चुके थे। आज हम उन आंकड़ों को और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यहीं से याद करके चले जाएं। क्लास के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से आप याद कर जाएं, रट जाएं। ये क्वेश्चंस, इन आंकड़ों से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्लास ये आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन क्लास मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, देखते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, पहले वो एक बार बेसिक समझ लेते हैं। हम आंकड़ों की बात करेंगे। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आंकड़े। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए भी थे, एक बार मैं वापस कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा दूंगा। पढ़ने का जो नया तरीका है हमारा, उसी तरीके से हम चलेंगे, नए तरीके से चलेंगे, नए तरीके से समझेंगे। मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। साथ ही हम कंपेयर करते हुए भी चलेंगे इंडिया को, राजस्थान को। तो अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 और वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। वृहत आर्थिक प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों से मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। पूरे तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमी में ना जाके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे इंडिकेटर्स में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ना जाके, राजस्थान की इकोनॉमी को एक ओवरव्यू, जिसे हम सिंहावलोकन कहते हैं, इंग्लिश में बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, उस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा राजस्थान किस ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका परिदृश्य देखना है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से ये डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए हुए डेटाज हैं, तो ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक संसाधन तथा उद्योगों की संभावना के कारण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये लाइन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी टोन सेट करने वाली बात होती है। लेक्चर की टोन सेट करनी है हमें कि हमें लेक्चर किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। 2024-25 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद GSDP लगभग 7.82% की दर से बढ़ने का अनुमान है। GSDP क्या होती है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारा पहला लेक्चर था इकोनॉमिक सर्वे सीरीज का, उसमें GDP, GSDP, GNP, NNP और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझना हो तो आप उस लेक्चर पे जा सकते हैं, आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आंकड़े। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक बनाते हैं मास्टर टेबल। ये मास्टर टेबल आपको भी बनानी है अपनी कॉपी में, और ये मास्टर टेबल की हेल्प से ही हम याद करेंगे। अभी नहीं बनानी है, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको बनानी है ये टेबल। अभी हम इसमें लिखना चालू करेंगे, बहुत सी चीज़ें मिटाएंगे, लिखेंगे, अपडेट करेंगे, मिटाएंगे, लिखेंगे, अपडेट करेंगे। उस हिसाब से इस टेबल को अपन फाइनल लेकर चलेंगे। मास्टर टेबल तरीका है ये आपका 100% मार्क्स सिक्योरिटी की गारंटी वाला तरीका है। 100% सिक्योरिटी ऑफ मार्क्स मिलेंगे आपको इस मास्टर टेबल को बनाने से। चैप्टर 1 इधर से उधर से करिए, ये डाटा याद करना है, ये डाटा याद करना है, एक मास्टर टेबल याद करनी है, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मज़े से याद पढ़ते हैं।
तो हमने देखा पहला पॉइंट क्या था, 2024-25 में इकोनॉमिक सर्वे हम जानते हैं 2024-25 का है। जीएसडीपी की वृद्धि दर क्या है, 7.82%। याद रखना है, बस केवल याद रखना है, यहाँ साइड में लिख के चलिए। ये हुआ मार्जिन, जीएसडीपी 24-25 वृद्धि दर। वृद्धि दर के लिए मैंने ये साइन बनाया है, बार बार वृद्धि दर नहीं लिखेंगे, आपके एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। कितना है, 7.82%। किस पे है किस पे नहीं है वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। आगे देखिए, इस चैप्टर में जो मेन, इस चैप्टर का जो आधार है वो है ये स्लाइड। इसका मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य है राजस्थान को एक इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बनाना। हम राजस्थान के एक्सपोर्ट को और राजस्थान की इकोनॉमी को एक बहुत अच्छी हाइट पर ले जाना चाहते हैं। वो हाइट कितनी है वो अभी हम समझते हैं। जब मैं आपको पॉलिसीज़ की क्लास कराता हूँ, टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी हो या कोई भी नई पॉलिसी हो, उसमें हम देखते हैं हमारे उद्देश्य होते हैं राजस्थान को लॉजिस्टिक हब बनाना या टेक्सटाइल एंड अपैरल का हब बनाना, डेटा सेंटर का हब बनाना। इसी तरीके से हमारा उद्देश्य है राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। $350 बिलियन की जो हमें अर्थव्यवस्था बनानी है, तो हमारा उद्देश्य यानी एम क्या हुआ, एम हुआ $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें राजस्थान को। अब ये बनाना, हमने सोच तो लिया कि बनाना है, तो हाँ, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, तो ये तो हुआ व्हाट, यानी कि हमारा एम क्या है। इस व्हाट को अचीव करने के लिए हमें चाहिए हाउ, हम ये करेंगे कैसे। हमने बना दिया, बट हम ये करेंगे कैसे, तो कैसे करेंगे, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये 7 स्तंभ दिए हुए हैं। क्या क्या स्तंभ, एक बार थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर 3 कराया था तो उसको हमने 6 पार्ट में बांटा था, एक एक पार्ट को उठाया था, एक एक पार्ट को डिस्कस किया था। उसी तरीके से हम यहाँ पर इन 7 पार्ट्स को उठाएंगे, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सारा डेटा समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला जो स्तंभ है वो है आर्थिक विकास। $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था की नींव कैसे रखी जाएगी। क्षेत्रीय परिवर्तन, पहला हुआ आर्थिक विकास, दूसरा हुआ क्षेत्रीय परिवर्तन, यानी कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तेजी लाएंगे। पहले तो हम आर्थिक विकास समझेंगे, $350 बिलियन कैसे लेके जाना है, फिर क्षेत्रवार समझेंगे कि क्षेत्र, अगर हम $350 बिलियन को तोड़ते हैं और क्षेत्रीय में तोड़ते हैं तो उन क्षेत्रों को गति किस तरीके से देना है। फिर देखेंगे हम पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम गति देने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ देनी है या इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ देनी है, तो उसके लिए हमें कुछ कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा। मैंने आपको बताया था, GFCF बताया था, पूंजी निर्माण बताया था, और भी बहुत सारे पूंजी निर्माण होते हैं। तो उसके लिए $350 बिलियन अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण हमें करना है। चौथा है मूल्य स्थिरीकरण, प्राइस स्टेबलाइजेशन, विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। यानी ऐसा ना हो कि आज जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं, जब तक हमारा लक्ष्य की पूर्ति हो तब तक प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हों। राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी राजकोषीय प्रबंधन में वित्तीय स्थिरता हमें सुनिश्चित करनी है। फाइनेंस का स्टेबलाइजेशन हो, स्टेबल तरीके से फाइनेंस आए, स्टेबल तरीके से खर्च हो, उसमें वॉलेटिलिटी ना हो, ऊंच नीच कम से कम हो। छठा है वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, पूंजी तक पहुंच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना। और सातवां है समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अगर आप इसको देखें, आपसे कोई पूछता है, आपसे कोई क्वेश्चन देके ये पूछता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से $350 बिलियन अर्थव्यवस्था का जो राजस्थान का लक्ष्य है, उसमें इन 7 स्तंभ दिए गए उनमें से ये 4 इस ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा स्तंभ नहीं है। तो आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन तो बना नहीं है। फिर आप, मतलब हमारा पॉइंट ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये भी देखना है कुछ चीज़ें जो हमें पता होती है वो तो क्वेश्चन में दे देता है। $350 बिलियन हमने याद किया है, बट कैसे, हाउ, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए और इसी को ही अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे हम। तो ट्रिक है, किस चीज़ की ट्रिक है, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए 7 स्तंभ है। इसकी ट्रिक है आक्षेप मेरा विषम।
विषम की जगह विषम लिखिए, यानी कि राजस्थान पे किसी ने आक्षेप लगाया कि आप नहीं कर सकते, इकोनॉमी नहीं बन सकते, तो हमने कहा कि जो आक्षेप है, यानी मैंने आक्षेप लगाया मान लीजिए, और जब मुझे पता चला कि ऐसा डॉक्यूमेंट ला रहे तो मैंने कहा भाई मेरा जो आक्षेप था वो विषम था, गलत था, आक्षेप मेरा विषम। आ से आएगा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। क्षे से आएगा क्षेत्रीय परिवर्तन। प से पूंजी निर्माण, प से आएगा पूंजी निर्माण। म से मेरा मूल्य स्थिरीकरण, म से आएगा मूल्य स्थिरीकरण। रा से आएगा राजकोषीय प्रबंधन। वी से आएगा वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं। और सम से आएगा समावेशी विकास। ये सातों स्तंभ आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा तो ये बोनस दे के जाएगा, क्योंकि सारी जनता आंकड़ों के क्षेत्र में उलझी हुई है, उनको घुमाना होगा चैप्टर 1 में, तो यहाँ से घुमा सकता है बहुत आसानी से। तो उसके उस घुमाने से, अब जो वो घुमाएगा घुमाने दो, हमें मालूम है हमें कैसे याद करना है। तो ये 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी का हमारा ब्लूप्रिंट है कि हमें 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी 7 स्तंभों से किस तरीके से अर्जित करनी है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के रणनीतिक स्तंभ क्या क्या हैं ये हमने देखे। राज्य सरकार ने 2028-29 तक, कब तक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कब तक का उद्देश्य है 350 बिलियन डॉलर 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। निम्न स्तंभ है। पहला, मजबूत आर्थिक वृद्धि, जिसमें हमने कहा है आर्थिक वृद्धि की बात की है, जो पहला हमारा स्तंभ है आर्थिक वाला। राज्य में, अब उस आर्थिक वृद्धि का मतलब समझ लीजिए, आर्थिक वृद्धि राजस्थान में कैसे होगी, निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाकर। तो देखिए किसी भी राज्य की आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। हमने देखा है पॉलिसीज की क्लास में, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एक समिट हुई है, राइजिंग राजस्थान समिट, उसके तहत अलग अलग सेक्टर्स के लिए पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं। आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा आर्थिक वृद्धि, केवल पढ़ लेने मात्र से हम सोचें कि हमें अगर इकोनॉमिक सर्वे की समझ आ गई है, राजस्थान की आर्थिक परिदृश्य समझ आ गया है, तो वो नहीं होगा। उसके लिए हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी ध्यान देना होगा। आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, निवेश। निवेश के लिए हमने क्या किया, एक समिट की। निवेश कैसे बढ़ाए राजस्थान में, तो हमने कहा प्राइवेट निवेश बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा करो, सबके पास जाएं, उससे बढ़िया एक समिट रख देते हैं, राइजिंग राजस्थान समिट रख देते हैं, सबको यहीं बुलाते हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ का अनावरण किया। कौन कौन सी पॉलिसीज़ का किया, MSME पॉलिसी, एमसेंड पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, क्लीन एनर्जी पॉलिसी और टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी। इसके बाद और कौन सी की थी, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। और कौन कौन सी की हैं, लॉजिस्टिक पॉलिसी। और कौन सी की है बताइए, टेक्सटाइल हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, डेटा सेंटर पॉलिसी। इस तरीके से हमने 15-17 पॉलिसीज़ हम लेकर आए हैं। इन पॉलिसीज़ को जब आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब पॉलिसीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। कोई अपना पैसा राजस्थान में लेकर क्यों आएगा, वो तब आएगा जब उसे कुछ बेनिफिट मिलने की उम्मीद होगी। कोई इन्वेस्टर वो अपना पैसा राजस्थान में लाएगा क्योंकि उसे कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होगी। जब उसे कुछ प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होगी तो प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, हम इतने सारे हमने नियम बना रखे हैं। तो इन पॉलिसीज़ में हमने नियमों में थोड़ी ढील दी है। प्रत्यक्ष भू आवंटन नीति में हमने देखा था कि बाकी पॉलिसीज़ के थ्रू जो प्लांट लगाएंगे उनको हमने छूट दी, बाकी पॉलिसीज़ के थ्रू जो प्लांट लगाएंगे उसमें लॉजिस्टिक्स में हमने छूट दी, टैक्स में छूट दे रहे हैं, बिजली शुल्क में छूट दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आप आइए और निवेश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उद्योग और
निवेश, उद्योग और रोजगार। तो अब सेकंड पॉइंट आता है उद्योग के अवसर हम बढ़ाएंगे। उद्योग के अवसर हम कैसे बढ़ाएंगे वो हम उद्योग वाले चैप्टर में देखेंगे, बट बाकी हम नए उद्योग लगाने के लिए, नवाचार के लिए, नवोन्मेष के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को। फिर रोजगार के अवसर हमें बढ़ाने हैं। जब ये सब चीज़ें होंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, मान लीजिए ये एक प्लांट लगा, ये प्लांट लगा, कुछ निवेश आया बाहर से, ये कोई फॉरेन कंट्री है, यहाँ से कुछ निवेश आया राजस्थान में, ये प्लांट लगा। प्लांट लगने के बाद यहाँ प्लांट में जो नौकरी करेंगे वो यहीं के निवासी होंगे। निवासियों ने क्या की? नौकरी। निवासियों ने जो नौकरी की उसके बदले में निवासियों को क्या मिली? तनख्वाह, सैलरी। इस सैलरी से उन्होंने क्या किया? या तो खर्च किया या सेव किया। खर्च कर दिया, वो जीडीपी में काउंट हुआ, राजस्थान की जीडीपी बढ़ेगी। सेव किया, उसको वो इन्वेस्ट करेंगे। सेव किया तो बैंक में भी सेव रखा तो वो भी, उसमें भी तो ब्याज मिलेगा। बैंक में सेव रखा या प्रॉपर्टी खरीदी या सोना खरीदा, कुछ भी किया, इन्वेस्ट किया, ये भी जीडीपी में ग्रोथ करेगा। जीडीपी में ग्रोथ करना ही तो हमारा उद्देश्य है। $350 बिलियन की हमें इकोनॉमी बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमें केवल नोड्स पकड़ पकड़ के उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए, जो मैंने कहा कि परिदृश्य, वृत्त आर्थिक परिदृश्य का मतलब यही है कि हम सारी चीज़ों को समझ पाएँ कि ये परिदृश्य है क्या। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर। सेकंड आता है क्षेत्रीय संतुलन। पिछड़े और कमजोर जिलों को मुख्यधारा में लाकर समान और संतुलित विकास सुनिश्चित करना। पूंजी निर्माण, सड़क, पानी, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचों को हमको विकसित करना है, वो तीसरे पॉइंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल्य संवर्धन। औद्योगिक और कृषि आधारित उत्पादों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर मूल्य वृद्धि करना। किसी चीज़ की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है, बट मैं उसमें कुछ टेक्नोलॉजी डालकर या कुछ और चीज़, कोई और एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू अगर 150 रुपये कर सकूं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखते हैं राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना। हम घाटे को नियंत्रित करने के लिए समझेंगे कि एक एक्ट आया हुआ है, FRBM एक्ट। FRBM एक्ट क्या है? FRBM एक्ट में हमने कितना प्रावधान रखा गया था, FRBM एक्ट कब लाया जाता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। वित्तीय सेवाओं का विस्तार। वित्तीय सेवाएं मतलब जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, लोन्स देती हैं वो, इन सब का विस्तार। नागरिकों और व्यवसाय को सुलभ और आधुनिक, जो आसानी से उपलब्ध हो और हाईटेक हो, ऐसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। फिर आता है समावेशी विकास। गरीब, ग्रामीण, हाशिए पर रहने वाले वर्गों के विकास को मुख्य धारा में शामिल करना। तो ये हमारे 7 स्तंभ हैं, इनका एक मोटा मोटा हमने आइडिया ले लिया है। आगे चलते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन कितने देख चुके हैं? क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे आइए। जीएसडीपी आप जानते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूँ। किसी राज्य में जीडीपी की बात करूँगा तो मैं स्टेट की बात करूँगा, कंट्री की बात करूँगा। मैं जीडीपी की बात करूँगा तो देश की बात करूँगा। मैं जीएसडीपी की बात करूँगा तो ये स्टेट, मैं राज्य की बात करूँगा। मैं जीडीडीपी की बात करूँगा तो डिस्ट्रिक्ट, मैं जिले की बात करूँगा। अभी तक ये मालूम है। मान लीजिए मैं आपके घर के जीडीपी की बात करता हूँ तो मैं जीएचडीपी की बात करूँगा, होम। मैं कहता हूँ मिस्टर ए के घर की जीडीपी क्या है तो जीएचडीपी पूछूंगा मैं आपसे। तो जीएसडीपी क्या होगी? किसी राज्य में किसी वित्तीय वर्ष में बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, लेकिन वो किसके द्वारा होना चाहिए? वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा। क्या नागरिकों के द्वारा या निवासियों के द्वारा? ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, उत्तर आएगा निवासियों के द्वारा। राजस्थान में अगर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति रहकर कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है तो वो राजस्थान की जीडीपी में काउंट होगा, बट वो महाराष्ट्र की जीएनपी में काउंट होगा। इसी तरीके से राजस्थान का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जाकर, असम में जाकर उसने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है तो वो असम की जीडीपी में काउंट होगा, बट राजस्थान की जीएनपी में काउंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थिर कीमतें। स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कितनी कितनी है? स्थिर कीमतों का मतलब क्या होता है? मूल्य परिवर्तन का प्रभाव हटाकर, यानी कि मान लीजिए स्थिर कीमतों की बात कर रहे हैं, स्थिर कीमतों को मैं बोलूंगा कांस्टेंट प्राइस। अर्थात मैंने जो आधार वर्ष लिया है 2011-12, उस समय ये पेन कितने का था? मैं कहता हूँ उस समय ये पेन 100 रुपये का था, बट आज
आज ये पेन कितने का है, यानी प्रचलित, आज यानी करंट, आज ये पेन कितने का है, मैं कहता हूँ मान लीजिए आज ये 150 रुपये का है, तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्या होगी 100 रुपये, यानी स्थिर कीमतों का मतलब हुआ कि महंगाई इसमें इंक्लूड नहीं है, कांस्टेंट करंट प्राइस में महंगाई इंक्लूड होगी। ठीक है, पहली क्लास देखिए, पहली क्लास का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस क्लास को देखना, उसके कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, उस पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट हमने चर्चा की है। तो स्थिर कीमतों पर मूल्य परिवर्तन यानी महंगाई का प्रभाव हटाकर वास्तविक वृद्धि दिखाई जाती है, और प्रचलित कीमतों पर बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर उत्पादन का मूल्य निकाला जाता है। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष कितना है 2011-12, यह हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष कितना लिया हुआ है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरएएस लेवल का, आरएएस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, पटवारी हो, वीडियो हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, ये लेक्चर जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उस लेक्चर से बाहर सवाल नहीं आएगा। आप इस लेक्चर को थरोली देख लीजिए, मैं एक मास्टर टेबल बनवाऊंगा, उस मास्टर टेबल को आपको खुद बनाना है, बार बार बनाना है, उसके खाँचों को मैं खाली खाँचों के साथ मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा दूंगा, उसके 4-5 प्रिंट निकाल लीजिएगा और दिन भर बैठे बैठे 3-4 बार उसको भर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है, वर्ष 2023-24 में क्या था, ये हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आपको दिया इसलिए है ताकि आप तुलना कर सकें। तो स्थिर कीमत पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है 9.06 लाख करोड़, और प्रचलित कीमत पर वो कितनी है 17.04 लाख करोड़। आ जाइए मास्टर टेबल पर, आ जाइए मास्टर टेबल। देखिए पहला पॉइंट, जीएसडीपी, जीएसडीपी किस पे निकालनी है मुझे, पहले निकालेंगे स्थिर पर यानी कि कांस्टेंट पर, फिर निकालेंगे प्रचलित पर यानी कि करंट पर। बोलिए, स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है 9.06 लाख करोड़, प्रचलित कीमत पर कितनी है 17.04 लाख करोड़। आइए आगे, इस टेबल पर हम बार बार आएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये टेबल आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों एक साथ याद रखने, मैं दोनों को अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ऐसे तो हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको एक साथ देखना है। अब देखते हैं, यानी कि राजस्थान की पहले जीडीपी कितनी थी 8.4 लाख करोड़ थी, वो बढ़ी कितनी, बढ़कर कितनी हो गई 9.06 लाख करोड़ हो गई। वृद्धि कितनी हुई 8.4 से 9.06, यानी कि 60 से 66 हज़ार करोड़ की वृद्धि हुई है। अगर आपसे मूल्य में पूछे तो 66 हज़ार करोड़ की वृद्धि हुई है, बट मूल्य में जनरली नहीं पूछता है, वो पूछता है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। प्रतिशत की क्लास याद कीजिए, मैथ्स में प्रतिशत की क्लास थी। ए अगर कोई राशि बढ़ जाती है, बढ़कर इतनी हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हमें आधार चुनना होता है, तो आधार आएगा पिछला साल, क्योंकि वार्षिक वृद्धि निकालेंगे। तो वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ आइए 2024-25 में 9.06 लाख करोड़ है, वृद्धि हुई है 7.82%, और ये हुई है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमत पर हुई है 12.02%। वापस आ जाइए टेबल में, मैंने कहा है टेबल तो बार बार आनी पड़ेगी। आइए दूसरा पॉइंट, ग्रोथ यानी कि वृद्धि कितनी 7.82%, प्रचलित पर कितनी 12.02%। ये क्वेश्चंस आपके रेडी होते हुए चल रहे हैं, आप इनको इसी तरीके से टेबल बना के चलिएगा और इसी तरीके से याद करते हुए चलिए। चलो, ये क्वेश्चन 4 हो गया, ये क्वेश्चन 5 हो गया आपका। ये क्वेश्चन 5 का मतलब ये भी आ गया है और ये भी स्थिर और प्रचलित दोनों कीमतों पर। ठीक है, बता दीजिए एक बार, जीएसडीपी राजस्थान की स्थिर कीमतों पर कितनी है 9.06, प्रचलित कीमतों पर कितनी है 17.04, वृद्धि स्थिर कीमत पर कितनी है 7.82, प्रचलित कीमत पर कितनी है 12.02। देखिए
9.06 लाख करोड़, इसमें ये वृद्धि हुई है 7.82% की। 17.04 लाख करोड़ वृद्धि हुई है 12.02% की। ठीक है, ये वाला आपका याद हो गया है। क्वेश्चन 5 हो चुके हैं, आगे चलते हैं। अब भारत के साथ हम इसका अनुपात देखते हैं, भारत के साथ किस तरीके से राजस्थान योगदान दे रहा है। स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी है 184.88 लाख करोड़, और राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है? 9.06 लाख करोड़। आप देखिए 9 और 180, 184 180 हो गया, लगभग 5% हुआ, 18 पंजे 90, 5%। तो राजस्थान का योगदान कितना हुआ? 4.9%। प्रचलित कीमतों पर ये 184 जो थी, अगर कोई महंगाई नहीं होती तो 184 रहती, बट महंगाई को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी? 324.11 लाख करोड़। और प्रचलित कीमत राजस्थान की कितनी है? 17.04 लाख करोड़। तो ये कितना आया? 5.26 लाख करोड़। अब इसमें क्वेश्चन 5 हो गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 भारत की जीडीपी, और क्वेश्चन नंबर 7 योगदान। मास्टर टेबल पे चलते हैं, मास्टर टेबल में फीड करते हैं। आइए, जीडीपी इंडिया कितनी है? 184.88 लाख करोड़, और जीडीपी इंडिया प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 324.11 लाख करोड़। चौथा पॉइंट, राजस्थान शेयर, राजस्थान का शेयर कितना है? स्थिर कीमतों पर 4.9%, प्रचलित कीमतों पर 5.26, 5.24 कितना था? 5.26%, 5.26%। ये टेबल आप बनाते हुए चलिएगा, साथ ही साथ याद करते हुए चलिए। पहला बोलिए जीएसडीपी बोली राजस्थान की 9.06 लाख करोड़, प्रचलित कीमतों पर 17.04, स्थिर प्रवृद्धि 7.82, प्रचलित प्रवृद्धि 12.02। जीएसडीपी इंडिया की जीएसडीपी स्थिर पर 184.88, प्रचलित पर 324.11, वृद्धि राजस्थान का शेयर 4.9 और इधर 5.26। ये डेटा हमें याद हो गए हैं अभी तक, और हमने 6-7 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे आइए, आराम से चलते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम यहाँ तक देख चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगभग 5% का योगदान देता है, यह हमें याद रखना है। बट आपसे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा। ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना हमें आवश्यक है। दिस चैप्टर मेजरली डील्स अबाउट फैक्ट्स, आंकड़ों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डील करता है ये वाला चैप्टर, तो हमें आंकड़ों से कोई प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी को वास्तविक आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष नहीं माना जाता। देखिए क्या है, क्योंकि इसमें वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा तथा मूल्य दोनों शामिल होते हैं। देखिए क्या, जो प्रचलित कीमतों पर है, प्रचलित कीमतों पर यानी कि करंट प्राइस पर जो जीएसडीपी है उसे वास्तविक आर्थिक विकास का मापक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसमें वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा तथा मूल्य यानी कि क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों शामिल होते हैं। मात्राएं भी शामिल होती हैं और मूल्य भी शामिल होता है। मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल होता है कि मूल्य कितने था पहले, अब कितना आ गया। बट एक्चुअल हमारी ग्रोथ कितनी हुई है वो केवल हम कांस्टेंट के बेसिस पर निकालते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट के बेसिस पर यानी 2011 में जो मूल्य थे उन मूल्यों पे, 2011 में मान लीजिए इस पेन की कीमत 100 रुपये थी, इस पेन की कीमत आज कितनी होती? आज अगर मैं करंट के हिसाब से निकालूंगा तो 150 रुपये, लेकिन इसमें महंगाई का मूल्य शामिल है। तो वास्तविक मापक किसे माना जाता है? स्थिर वाले को। प्रचलित कीमतों की गणना मूल्य में वृद्धि के साथ की जाती है, स्थिर कीमतों की गणना में कीमतों में परिवर्तन नहीं किया जाता। ये पॉइंट हमें याद रखना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये केवल कंसेप्चुअल है। आगे चलते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वापस से वही चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 23-24 में कितनी थी? 8.4। इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। 7.82 की दर से बढ़ी है,
और 9.06 लाख करोड़ पहुंच गई है। प्रचलित कीमतों पर 12.02% की दर से बढ़कर 17.04 लाख करोड़ पहुंच गई है। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर तथा प्रचलित दोनों कीमतों पर राष्ट्रीय तुलना में अधिक है। यह है प्रश्न, यानी कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसकी वृद्धि दर दोनों स्थिर में भी और प्रचलित में भी, राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है यानी कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर पर और प्रचलित पर दोनों से राजस्थान की वृद्धि दर दोनों कीमतों पर अधिक है। ये हमें पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा, राजस्थान की आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि राजस्थान की जीएसडीपी में वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर तो भारत से ज़्यादा है परंतु प्रचलित कीमतों पर भारत से कम है। जी नहीं, दोनों में भारत से ज़्यादा है, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जीएसडीपी में अनुमान में वृद्धि जीएसडीपी अनुमानों में वृद्धि दर का एक मैप दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। 2021-22, 24-25, 24-25 में भारत में देखिए, भारत की ये देखिए किन कीमतों पर है, ये स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर भारत की वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर है 6.4%, राजस्थान की है 7.82%। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया था, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पिछले साल में भारत की ज़्यादा थी, उससे पिछले साल में राजस्थान की ज़्यादा थी, उससे पिछले साल में भारत की ज़्यादा थी, और ये था ऋणात्मक था 2020-21। ये आपको याद रखना है। शायद आरएएस 2024 के पेपर में ये पूछा गया था कि किस वर्ष में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो 2020-21 अब ऐसे याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है वो कोरोना पीरियड था जिसमें सारी इंडस्ट्री सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो वृद्धि दर ऋणात्मक रहनी ही थी। ठीक है, भारत की बहुत ज़्यादा ऋणात्मक थी लेकिन राजस्थान का उतना इम्पैक्ट नहीं आया था। रेड कलर भारत को डिनोट कर रहा है और ब्लू कलर राजस्थान को डिनोट कर रहा है। आगे चलते, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर पिछले लगातार 5 वर्षों में भारत से अधिक रही है। जी नहीं, यहाँ अधिक है, यहाँ नहीं है, यहाँ अधिक है, यहाँ नहीं है। यानी ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं बोलूँगा जिग जैग पैटर्न। पहले राजस्थान की ज़्यादा, फिर राजस्थान की कम, भारत की ज़्यादा, फिर राजस्थान की ज़्यादा, फिर भारत की कम, राजस्थान कम, भारत की ज़्यादा, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत तथा राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण हमने दिया हुआ है। स्थिर कीमत पर भारत की जीडीपी में वृद्धि दर, ये वृद्धि दर की बात हो रही है, 6.4%। राजस्थान की कितनी है, 7.82। इस प्रचलित कीमतों पर भारत की कितनी है, 9.7, और राजस्थान की कितनी है, 12.02। मास्टर टेबल पे आ जाइए। अब इसमें एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं। जीडीपी इंडिया था, इंडिया की ग्रोथ इसी में यहीं पर लिखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बार बार मिटाएंगे, बार बार हटाएंगे, तो मैं इसको लेता हूँ, चौथा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर। इस पॉइंट को नीचे लिखते हैं, इसको बनाते हैं 5वां पॉइंट। जो राजस्थान का शेयर वाला पॉइंट है इसको बनाते हैं हम 5वां पॉइंट। 4.9% और 5.26%। और इससे ऊपर हम पॉइंट लेते हैं कौन सा, क्योंकि इससे ऊपर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जीडीपी इंडिया की लिखी है, तो जीडीपी ग्रोथ इंडिया की कितनी है, 6.4% और प्रचलित पर 9.7%। ठीक है, 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड पर चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, ठीक है, हमने देखा राजस्थान की जीडीपी कितनी है, राजस्थान की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है, स्थिर पर कितनी है, प्रचलित पर कितनी है, भारत की कितनी है, भारत की प्रचलित पर कितनी है, भारत की वृद्धि दर कितनी है, भारत की वृद्धि दर प्रचलित पर कितनी है, राजस्थान का शेयर भारत की जीडीपी में स्थिर पर कितना है, प्रचलित पर कितना है। इतने आंकड़े आपको याद हो गए या नहीं हो गए, मुझे ये बताइए अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। 2024-25 में स्थिर तथा प्रचलित दोनों कीमत पर राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर देश की अपेक्षा भारतीय औसत आर्थिक वृद्धि दर की तुलना में अधिक रही है। ये मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा ही दिया है। 20-21 में
राजस्थान की राज्य की आर्थिक भारतीय औसत वृद्धि दर न्यूनतम रही, क्योंकि कोरोना का काल था, नेगेटिव वृद्धि दर रही थी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में है, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो वी हैव रीच टिल क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में मिनिमम रही है। अब आते हैं एनएसडीपी के ऊपर, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी और एनएसडीपी में मैंने आपको बताया था किस चीज़ का अंतर होता है, ये मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम बनवाया था। जीडीपी से एनडीपी जाना हो तो हमें क्या करना होगा, जीडीपी से जीएनपी जाना हो तो हमें क्या करना होगा, फिर जीएनपी से एनएनपी जाना हो तो हमें क्या करना होगा, और एनडीपी से एनएनपी आना हो तो हमें क्या करना होगा। तो जीडीपी से जब एनडीपी पे जाना होगा तो इसमें से हम मूल्यह्रास घटाएंगे, एनडीपी से जब एनएनपी जाना होगा तो इसमें प्लस माइनस करेंगे। आप याद कीजिए उस लेक्चर को, एनएफआईए। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आप उस लेक्चर को वापस देख सकते हैं, पहला लेक्चर जिसमें जीडीपी जीएनपी के बारे में बताया है। जीडीपी से जीएनपी में जाना हो तो प्लस एन माइनस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जीएनपी से एनएनपी पे जाना हो तो वापस इसमें से मूल्यह्रास घटाया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, कारक आय पर, कारक मूल्यों पर, इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो एनएसडीपी क्या हुआ, जीएसडीपी में से स्थायी पूंजीगत उपकरण, यानी कि हथौड़ा हो गया, मशीनरी हो गई और प्लांट हो गया कोई भी, तो उसकी वैल्यू हर साल डिप्रिशिएट हो रही है। कार, गाड़ी, ट्रक जो पहले साल में लिया था, मान लीजिए 1 करोड़ का कुछ का मशीनरी ली थी, तो अगले साल उसकी कीमत हो सकता है 70 लाख रह जाए। तो जो 70 लाख कीमत रह गई उसकी, अगर उसको कोई आदमी 70 लाख में वापस बेचेगा तो, लेकिन 30 लाख का उसने यूज़ भी तो ले लिया है, तो इसीलिए उस डिप्रिसिएशन को हटाया जाता है। पुराने उपकरण यानी मूल्यह्रास से तैयार उत्पादों की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली परिसंपत्ति जैसे भवन, मशीन आदि में गिरावट से मतलब है। सूत्र आपको बताया ही है, जीएसडीपी में से या जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाइए। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 तक आ चुके हैं। अब देखिए आगे एनएसडीपी अब कितना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। जीएसडीपी देख चुके हैं हम, एनएसडीपी देखते हैं अब कितना है। एनएसडीपी 23-24 में कितना था, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से है, एनएसडीपी होता क्या है, जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, अर्थात ये जीएसडीपी से कम ही आएगा, ये डेटा जीएसडीपी से क्या रहेगा, कम रहेगा। 2024-25 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी कितनी है, जीएसडीपी है 9.06 लाख करोड़, एनएसडीपी कितनी है 7.96 लाख करोड़। वृद्धि दर छोड़िए, अभी प्रचलित कीमतों पर एनएसडीपी कितनी है, प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी कितनी है 17.04 लाख करोड़, एनएसडीपी कितनी है 15.25 लाख करोड़। यानी कि यहाँ जीएसडीपी कितनी थी 9.06 लाख करोड़ और यहाँ कितनी थी 17.04 लाख करोड़। तो देखिए जीएसडीपी में से मैंने मूल्यह्रास घटाया तो मेरे पास आया 15.25 लाख करोड़। वृद्धि दर कितनी हुई, वृद्धि दर कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है जीएसडीपी से, वो कोई ज़रूरी नहीं है। वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी थी 7.82%, एनएसडीपी की ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी 12.02%, यानी कि 12.02% का मतलब हुआ यहाँ पर अब कितनी आई है 12.23। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जीएसडीपी में 7.8% की वृद्धि हुई, इसमें कितने की वृद्धि हुई 7.8% की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने की, मैं थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाह रहा हूँ इसलिए लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, वरना इसकी कोई जितना ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं। 7.8% तो बढ़ी है जीडीपी, जीएसडीपी कह लीजिए स्टेट की, और एनएसडीपी बढ़ गई है 8% से 8.03%। यानी कि मूल्यह्रास कम हुआ होगा या बढ़ा होगा, मुझे ये बताइए,
मतलब समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 100 रुपए जीएसडीपी थी, मूल्यह्रास था 20 रुपए, डेप्रिसिएशन लिख देता हूं, मूल्यह्रास था 20 रुपए, मूल्यह्रास 20 रुपए था, तो एनएसडीपी आई मेरे पास कितना, 80 रुपए। मैं कहता हूं ये हो गई 107, 108 हो गई मान लीजिए, लेकिन ये कितना, ये और ज़्यादा बढ़ा है, ये 9% बढ़ा है, ये 8% बढ़, ये 8% बढ़ी और ये 9% बढ़ा। 9% बढ़ने का मतलब हो गया ये 8 9 72, 87.2, 10% बढ़ा लीजिए, 88 कर लीजिए, 10% बढ़ा लीजिए, चलिए एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं, 10% बढ़ा लीजिए, 88। मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया, समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझने आप 88, यहाँ तो मेरे पास 108 में से 20 घटाऊंगा तो 88 आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने 87.2 लिया हुआ है, 8% यहाँ बढ़ा, 9% ये बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा, 108 में से 87.2 घटाइए कितना आता है, तो ये आता है आपका 12.8 और 8 20.8, यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने जो स्थायी पूंजी निर्माण किया था, स्थायी पूंजी निर्माण किया था, उसकी वैल्यूज अब बढ़ने लग गई है। मैंने जितने ट्रक्स बनाए थे, भवन बनाए थे, मशीनरी लगाई थी, अब मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, तभी तो उनमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से हम ये इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 7.82% बढ़ी जीडीपी और 8.03% बढ़ी एनडीपी। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है। घुमा के बहुत ज़्यादा डीप में लेके जाएगा तो लेके जा सकता है, वरना आप नई क्लैरिटी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। मास्टर टेबल में फीड करते हैं डेटा को, 7.96 और 15.25 है और 8.03 12.23 है। आइए एनएसडीपी की बात करते हैं। एनएसडीपी कितनी है स्थिर कीमतों पर, 7.96 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर एनएसडीपी कितनी, इसकी एनएसडीपी और एनएसडीपी वृद्धि दोनों चीजें देखनी है हमें। एनएसडीपी ग्रोथ, तो ये कितनी आई है, ग्रोथ कितनी हुई है स्थिर कीमतों पर, 8.03%, ठीक है। और ये कितनी आई है, 15.25 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर, और वृद्धि कितनी हुई है इसमें, 12.23%। ये डेटा अभी तक मुझे बताइए कि आप लोगों को याद होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। याद क्या करना है, रटना है इन डेटा को, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा। जब कोई रिटर्न एग्जाम मेंस का होगा तो उसमें कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आना ही चाहिए, बट और अच्छे से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। स्थिर कीमतों पर वृद्धि वास्तविक वृद्धि को दर्शाती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि महंगाई वास्तविक वृद्धि दोनों का सम्मिलित प्रभाव होती है, महंगाई प्लस वास्तविक वृद्धि को किससे डिनोट करेंगे हम, रियल ग्रोथ। कौन सी होगी, जो कांस्टेंट प्राइस पर होगी। स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी कितनी थी वो छोड़ दीजिए, वृद्धि देखिए और कितनी हो गई है वो देखिए। प्रचलित कीमतों पर कितनी थी वो छोड़िए, वृद्धि देखिए और कितनी हो गई है वो देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, अगला प्रश्न हमारा बनता है प्रति व्यक्ति आय से। अब इसमें जो आंकड़े हैं, अभी तक हमने मास्टर टेबल ये पढ़ ली है और हमने देखा था ये वाला क्षेत्रीय परिवर्तन आर्थिक विकास, समझ में पहला सेक्टर पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास का। आइए इसमें हमने मास्टर टेबल आपको कराई है, मास्टर टेबल को आप याद करते चलिएगा। प्रति व्यक्ति आय वाले टॉपिक पर चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय होती क्या है उसको समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमने दे रखा है। एनएसडीपी को राज्य की मध्यम अवधि कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। मध्यम अवधि कुल जनसंख्या से प्राप्त किसको विभाजित किया जाता है, एनएसडीपी को। प्रति व्यक्ति आय लोगों के बीच जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है, पर थोड़ी सी मुझे इससे आपत्ति है। वो क्या है, मान लीजिए एनएसडीपी को छोड़िए, जीएसडीपी को छोड़िए, एक घर की बात करते हैं। ये घर है,
या एक कस्बा है, इस कस्बे में 100 लोग रहते हैं, इसमें से 99 लोग 1 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और जो एक आदमी है वो 1000 रुपये कमाता है। तो कुल आय कितनी हुई? 99 गुणा 1 प्लस कुल जीएसडीपी कितनी हुई? कमाते हैं मतलब यहाँ का प्रोडक्शन मान लीजिए, जीएसडीपी मान ली कितनी हुई? 1000। इसमें मैं प्रति मध्यम अवधि कुल जनसंख्या का भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा, तो उत्तर कितना आएगा? 1099 बटे 100। प्रति व्यक्ति आय हुई 10 रुपये 99 पैसे, यानी लगभग 11 रुपये। प्रति व्यक्ति आय के लिए ये फॉर्मूला तो ठीक है, ये औसत आय का फॉर्मूला तो ठीक है, पर क्या ये आय में समानता को दर्शाएगा? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 99 लोग ऐसे हैं जो 11 रुपये तक पहुंच ही नहीं पा रहे। 99 लोगों को अगर 11 रुपये तक पहुंचना होगा तो उनको 10-10 लोगों के ग्रुप बनाने पड़ जाएंगे, 11-11 लोगों के 9 ग्रुप्स बनेंगे, तब जाके होगा। और हमारा आंकड़ा कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है, यानी कि ये प्रति व्यक्ति आय की औसत आय तो बता देता है, औसत आय तो बताता है, पर आय की असमानता को नहीं बताता है, आय की असमानता को नहीं बताता है। और आय की असमानता को बताने के लिए हमारे पास जो सूचक होता है, ये मैं बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। आय की असमानता को बताने के लिए जो सूचक होता है, उस सूचक का नाम है गिनी सूचकांक, यानी कि इसे बोला जाता है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। यह बताता है कि आय किसी क्षेत्र में, आय में लोगों के पास आय की कितनी असमानता है। 0 ये इसका ग्राफ बनता है, इस तरफ आते हैं लोग और इस तरफ आती है धन, यानी दौलत या वेल्थ कह लीजिए। ये कहता है कि 10% लोगों के पास, ये मान लीजिए यहाँ तक 100 लोग हैं, तो ये 10% लोग कितने हुए? 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है और बाकी बचे 90% के पास केवल 1% वेल्थ है या 10% वेल्थ है। अर्थात अगर मैं कहूँ गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब होगा कि आय की असमानता नहीं है, पर अगर मैं कहूँ गिनी कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब आय की असमानता बहुत ज़्यादा है। चलिए, ये एक अलग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आ गए, बट हम प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं जो हमारा टॉपिक है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है? एनएसडीपी को जनसंख्या से डिवाइड किया, तो हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए थे? क्वेश्चन नंबर हम आ गए थे, अरे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का मार्क नहीं दिया, देखिए आप लोगों ने याद नहीं दिलाया। क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैं ले रहा हूँ इसको और इसको, और क्वेश्चन नंबर 12 में ले रहा हूँ मैं इसको और वृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्वेश्चन हो चुके थे। प्रति व्यक्ति आय पर चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 13। सवाल देकर आपको पूछ सकता है, आंकड़े देकर प्रति व्यक्ति आय निकालने को भी बोल सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अब देखिए, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट आंकड़े, ज़्यादा कहना अच्छा होगा। 23-24 में क्या थी याद रखने की जरूरत नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन का लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्थिर कीमत पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 96638, 96,638 रुपये, 96,638। स्थिर कीमत पर राजस्थान की जीडीपी कितनी थी? 9.06। 96 का आंकड़ा आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 1,85,053 रुपये, 1.85 लाख, और ये कितनी है? 96,000। इसमें वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल से? पिछले साल से वृद्धि कितनी हुई है? वो वृद्धि हुई है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और वृद्धि हुई है 6.88% वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर और 11.04% वृद्धि हुई है प्रचलित कीमतों पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15।
स्थिर कीमतों पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 2023-24 में कितनी थी हमें नहीं पता, इतने की वृद्धि हुई है। 6.88% की वृद्धि होने के बाद 96638 रुपये ये हो चुकी है इनकम, और प्रचलित कीमतों पर 11.04% की वृद्धि होने के बाद 1,85,053 रुपये संभावित वृद्धि हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर टेबल की तरफ। मैंने आपको कहा था बार बार हम मास्टर टेबल पर आएंगे, पढ़ने का यही तरीका नया तरीका है, अच्छा तरीका है, उच्च तरीका है। इसको हम जूम आउट करें, करके देखते हैं। अरे वाह, हो गया भाई, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की भी करेंगे। कितनी थी? 96,638, 96,000 याद रख लीजिए आप, नहीं याद रहे तो। प्रचलित पर कितनी थी? 1,85,000। वृद्धि कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या ग्रोथ कह लीजिए 6.88, यहाँ थी 11.04। ठीक है, 9 आंकड़े हमारे पास अभी तक ताज़ा ताज़ा 9 आंकड़े आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अब देखते हैं भारत और राजस्थान की तुलना। पर कैपिटा इनकम भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रचलित पर कितनी है, राजस्थान की कितनी है। राजस्थान की बता दीजिए 96,638, वृद्धि बता दीजिए 6.88, स्थिर पर भारत की बताइए 1.12 यानी 1.12 लाख, ये ऐसे याद रख लीजिए। और वृद्धि कितनी? 5.3%। मुझे देख के बताइए प्रति व्यक्ति आय, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत से ज़्यादा है? जी नहीं, भारत की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्थिर कीमतों पर, आपको 3 चीज़ देखनी है। क्या पूछा है? प्रति व्यक्ति आय में क्या, उसकी प्रति व्यक्ति आय पूछा है या वृद्धि? वृद्धि किस कीमत पर? स्थिर कीमतों पर। राजस्थान से ज़्यादा है। राजस्थान से ज़्यादा किसकी? भारत की राजस्थान से ज़्यादा है? नहीं जी, राजस्थान की ज़्यादा है। राजस्थान के लोगों ने प्रति व्यक्ति आय में ज़्यादा तरक्की की है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी? 1.12 और ये 5.3%। प्रचलित कीमत पर राजस्थान की 1,85,053 रुपये और यहाँ पर 2,01,62 रुपये। वृद्धि 7.8%। 7.8% वृद्धि वही है जो राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि है, 7.82%। आंकड़ों को इंटरलिंक करके चलेंगे तो याद रहेगा। चलें मास्टर टेबल भर दें। चलिए मास्टर टेबल भर देते हैं। मास्टर टेबल फिलअप करना ही हमारा उद्देश्य है आज, ताकि आपको ये मास्टर टेबल हम दे दें, आंकड़े आप याद कर लें। चलिए वापस इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, देखते हैं कितना ऊपर ये जाता है। ठीक है जी, 10वां। पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है? 1.12 लाख स्थिर कीमतों पर और 2.00 लाख प्रचलित कीमतों पर। 11वां आंकड़ा क्या है? पर कैपिटा इनकम में वृद्धि 5.3% इधर है और 7.8% इधर है, प्रचलित कीमतों पर है। ठीक है, आंकड़े हुए याद। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये कुछ देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि तैयारी को एस करके चलना है। एस का मतलब होता है आपको इक्के की तरह तैयारी करके चलनी है, अपनी तैयारी पर विजय प्राप्त करनी है और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो 1-2 चीज़ें हैं जिनको पकड़कर आप चलेंगे तो हर एग्ज़ाम निकालेंगे। पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, गैप मत दीजिए। एक चट्टान, जो पानी की बूंद जिस चट्टान पर पड़ती है, पानी की बूंद में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो चट्टान को, पत्थर को तोड़ सके, पर जब वो लगातार पड़ती है तो चट्टान टूट जाती है। अमेरिका में ग्रैंड कैन्यन्स बनते हैं क्योंकि हजारों साल, लाखों साल तक पानी उन पर टक्कर मार रहा है। समुद्र के अंदर का पत्थर गोल हो जाता है, धरती पर रखा हुआ पत्थर नुकीला होता है। उसका कारण है कि पानी उसे लगातार 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 हजारों वर्षों तक
उसे आकार देता है। पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बाद दूसरी चीज होती है एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर आपको अपनी तैयारी में भी लाना है और आपको पढ़ने में भी लाना है, अपनी पर्सनैलिटी में भी लाना है। एक एक्स फैक्टर, एक अलग चीज। और ये जो सकल जिला घरेलू उत्पाद है वो इस चैप्टर का एक्स फैक्टर है। ऐसी अलग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे की पहली क्लास में बताए थे, कुछ एक दो आंकड़े ऐसे थे जो एक्स फैक्टर थे। एक्स फैक्टर पे मेरा फोकस रहता है हमेशा। किसी में, किसी खाद्यान्न में इतनी वृद्धि हुई है, किसी में इतनी वृद्धि हुई है, किसी में 66% की वृद्धि हुई है। तो 66% की वृद्धि देखते ही आपको चौंक जाना चाहिए कि ये वो एक्स फैक्टर है जिसकी मैं तलाश में हूँ। जीएसडीपी, जीडीपी आपने सुनी होगी। जीडीडीपी आपने सुनी है क्या? सकल जिला घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ये? वही होता है जो जीडीपी। जीडीपी एक देश के संदर्भ में होती है, तो जीडीपी एक जिले, जीडीडीपी एक जिले के संदर्भ में होगी। किसी जिले में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य किसी एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा, वो कहलाएगा जिला। मान लीजिए मेरी परवरिश और मेरा जन्म स्थान है हनुमानगढ़ और मैं सेवाएं दे रहा हूँ उदयपुर में, तो मेरी जीडीपी, मेरी जो सेवाएं हैं वो कहाँ के जीडीपी में काउंट होगी? उदयपुर की में। लेकिन कहाँ के जीएनपी में काउंट होगी? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में बाहर का महाराष्ट्रियन है कोई, या गुजरात का कोई व्यक्ति है, असमीज कोई व्यक्ति है, वो यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, राजस्थान की जीडीपी में काउंट होगा, वहाँ की जीएनपी में काउंट होगा। तो जीडीडीपी ये एक्स फैक्टर है। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाने चाहिए। राजस्थान का जिला स्तरीय आर्थिक विश्लेषण क्या कहता है? सकल जिला घरेलू उत्पाद जीडीडीपी किसी जिले में एक वर्ष के भीतर उत्पन्न वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को दर्शाता है। राजस्थान के 5 प्रमुख जिलों में, ये क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो गए हमारे 14, 15 और इधर आ गया है क्वेश्चन नंबर, इन दोनों को मिला के हो गया क्वेश्चन नंबर 16 और इन दोनों को मिला के हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो कौन कौन से जिले हैं जो प्रमुख हैं, जो शीर्ष पर रहे हैं? वो है जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। 5 जिले जो टॉप 5 जिले हैं, इनको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, किसी भी क्रम में पूछ सकता है। तो वो ये 5 जिले हैं जो जीडीडीपी में टॉप पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद स्टार मार्क करके रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रचलित कीमतों पर जीडीडीपी के शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। अब इनकी जीडीपी वृद्धि दर कितनी है वो देख लेते हैं एक बार। 23-24 में क्या थी, 22-23 में क्या थी, इससे कोई मतलब हमें नहीं है, इसको आप रहने दीजिए, इस पे फोकस कीजिए। जयपुर की वृद्धि दर कितनी है? सबसे पहले 13.63%, अलवर की 15.16%, जोधपुर 11.46%, भीलवाड़ा 13.69% और अजमेर 14.03%। क्या सर हमें सारे याद रखना है? जरूरी नहीं है, सारे याद होंगे भी नहीं, लेकिन जयपुर का जो टॉप है उसका एक याद रख लीजिए। इन 5 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है वो याद रख लीजिए। और ये याद रखिए ये 11 से 14-15 की रेंज में है। आपको हो सकता है वो दे के पूछ दे और 3 ऑप्शन 9%, 8% के आसपास दे रखे हो। तो हमें याद ये रखना है कि जो जीडीडीपी में 5 जिले थे, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उनकी वृद्धि दर 11 से 14%, 15% के आसपास थी। 13.63 जयपुर की थी और सबसे ज़्यादा थी अलवर की 15.16%। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मास्टर टेबल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अलग तरीके का अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 18 तक आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थिर कीमतों पर जिला सकल घरेलू उत्पाद कितना है? स्थिर कीमतों पर, ये प्रचलित कीमतों पर था, ठीक है ना। अब आते हैं स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, यहां ऑर्डर चेंज हो जाएगा बस। पहले स्थिर कीमतों पर कौन कौन से हैं? ये 3 हैं, भीलवाड़ा ऊपर है, अजमेर नीचे है। और यहां पर कितना हो जाएगा? स्थिर कीमतों पर क्या हो जाएगा? अजमेर ऊपर आ जाएगा और भीलवाड़ा नीचे आ जाएगा। JAJAB, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा।
और प्रचलित पर लास्ट के ए बी को बी ए करना है बस अपन को, ठीक है। ये कितना याद रखना है। अब देखिए स्थिर पूछा है तो स्थिर पे देखिए अब फैक्टर कहाँ आ रहे हैं, 7% का, 8% का, 10% का। केवल अलवर 13% आ रहा है और प्रचलित में सब 11% से ऊपर थे। मास्टर टेबल में डाल दें क्या? चलो आप इतना जिद कर रहे हो तो मैं डाल देता हूँ, बाकी मैं डालता नहीं। चलो 12 नंबर ये है GDDP। प्रचलित जिले जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। स्थिर कीमत ये हुआ स्थिर पर, पहले स्थिर पर आएगा तो पहले अजमेर, स्थिर में पहले अजमेर आएगा फिर भीलवाड़ा, और प्रचलित में जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली हेडिंग पर चलते हैं, अगली सेक्शन की तरफ। ये हम आ गए हैं कहाँ पर? हाँ ठीक है। अब देखिए स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों के संदर्भ में जयपुर सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र रहा है दोनों कीमतों पर। सेकंड पे क्रमबद्ध 10.67% और 13.10 जयपुर की, मैंने कहा जयपुर की याद रख लीजिए। स्थिर पर कितनी है? 10.77% और प्रचलित पर कितनी है? 13.63%। स्थिर में अगर आपको अलवर की पूछ ले तो आपको याद रखना है कि वो 13 के आसपास थी और प्रचलित में सबसे ज़्यादा थी अलवर की 15.16%। अलवर तो अलवर ही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रति व्यक्ति आय के ऊपर। एक फैक्टर और देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के समृद्ध 5 जिले। RS 2024 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, इसको नंबर डालिए। प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। याद रखिए इसको। 2023-24 में क्या था, 22-23 में क्या था, डजंट मैटर। प्रचलित कीमतों पर कौन कौन से हैं? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। यानी कि अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। ठीक है, ABJA। ठीक है, कोई ट्रिक बनती हो तो आप देखिएगा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट कोई ट्रिक ऐसी मिल नहीं रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है इन पांचों में? तो अलवर में हुई है। याद रखने के, डेटा याद रखना है क्या? डेटा याद नहीं रखना है, क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। क्रम से क्वेश्चन आएगा, क्रम अवश्य याद रखें इसमें। अब स्थिर कीमतों पर देखिए प्रति व्यक्ति आय कितनी, ये डेटा को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रम याद रखना है। अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जैसलमेर। तो क्या क्या आया? अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, राजसमंद पहले, राजसमंद, भीलवाड़ा एंड जैसलमेर। तो देखिए पहले कितना था प्रचलित पर? क्या था? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। प्रचलित पर था अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। इधर रहा है अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जैसलमेर। अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जैसलमेर। यानी इसमें अजमेर हट गया है स्थिर कीमतों पर। तो एक बार टेबल में डाल दें इस डेटा को भी, मास्टर डेटा को भी इस टेबल में डाल देते हैं। मास्टर टेबल में इस डेटा को डाल देते हैं, ठीक है। चलो भाई चालू हो जाओ, ये आ गया। तो ये आया प्रति व्यक्ति आय। ये स्थिर कीमतों पर पहले कौन कौन से हैं? अलवर,
जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जैसलमेर। और प्रचलित कीमतों पर कौन से हैं? अलवर टॉप पे है, जैसलमेर 5वें पे है, ये तो फिक्स है ही। भीलवाड़ा सेकंड पे है, जयपुर थर्ड पे है, और यहाँ आ जाता है अजमेर। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, सकल राज्य जीएसवीए। जीएसवीए मैंने आपको बताया था जीएसवीए किस तरीके से निकालते हैं। जीएसवीए का उपयोग क्या होता है? जीएसवीए होता क्या है? सकल राज्य मूल्य संवर्धन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, तो वो कैसे निकाला जाता है? क्षेत्रवार उत्पादन, किस क्षेत्र ने कौन सा उत्पादन किया है तथा उस क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है। मैंने जीडीपी निकाल ली, जीडीपी मेरे पूरा राजस्थान का एक डेटा आ गया मेरे पास, इसमें वृद्धि उतनी हुई है भी, लेकिन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस सेक्टर के अंदर के सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस सेक्टर में वृद्धि कितनी हो रही है, किस सेक्टर के उप सेक्टर में कौन सी में वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम जीएसवी निकालते हैं। जीएसवी निकालने का मैंने आपको तरीका ही बताया था, सब्सिडी और टैक्स वाला। सब्सिडी जोड़ते हैं, टैक्स घटाते हैं। अर्थव्यवस्था की आपूर्ति पक्ष से होने वाली आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसवी रहा है, कितना जीएसवी रहा है? 8.22 लाख करोड़, और प्रचलित कीमतों पर रहा है 15.7 लाख करोड़। तो यानी कि ये जीडीपी से कम है। जीडीपी यहाँ पर कितनी थी हमारी? 9.06, और यहाँ थी 17.04। जीएसवी का फॉर्मूला देखिए, जीएसडीपी में क्या जोड़ेंगे हम? सब्सिडी जोड़ेंगे और टैक्स घटाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जीएसवी आया है 8.22, ये जीडीपी मेरा था 9.06, इसमें से कुछ घटा होगा तभी तो ये आया होगा, यानी कि सब्सिडी तो हम जोड़ रहे हैं और टैक्स हम कम कर रहे हैं। तो सब्सिडी अगर ज़्यादा होती तो ये 9.06 से ज़्यादा आता, यानी कि ज़्यादा क्या है? टैक्स ज़्यादा है। यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि हम उतनी सब्सिडी नहीं दे रहे हैं जितना हम टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना है? 8.22 और 15.7, तो 8.22 लाख करोड़, 8.22 लाख करोड़ और 15.7 लाख करोड़। आइए हमारी प्रचलित कीमतों पर वृद्धि 6.29% और 10.83%। टेबल में डालते हैं इसको, मास्टर टेबल की तरफ चलते हैं, और यहाँ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, जो आंकड़ों वाला पार्ट है। उसके बाद तो बाकी पार्ट सारे छोटे छोटे हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मेन पार्ट याद रखने वाला यही है, यहाँ से आपको हर पेपर में 5, 6, 5, 6, 4, 5, 3, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आया जीएसवी है। स्थिर कीमत पे कितना आया? 8.22 लाख करोड़। और अगला भी ले लेते हैं, जीएसवी में ग्रोथ। और प्रचलित कीमतों पर कितना आया? 15 पॉइंट कितना था? 15 पॉइंट कितना था भाई? जीएसवी 15.7 लाख करोड़, और ये थी 6.2 और 10.38, और ये थी वृद्धि थी 6.2 और 10.83%, यही थी ना? ठीक है, तो देखिए साथियों, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। यहाँ हम इस लेक्चर को यहाँ विराम देंगे। इसमें आपको करना ये टेबल है आपके पास, इस टेबल को बनाइए। ये मास्टर टेबल है, इसके बाद भी हम 1-2 मास्टर टेबल और आपको बनवाएंगे। और यहाँ से ये जूम आउट हो रहा है क्या? हो रहा है, आ गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, आर्थिक विकास 350 बिलियन की नींव, ये जो आंकड़ों वाला पार्ट है, आंकड़ों वाला पार्ट हम कर चुके हैं। इसमें आंकड़ों वाला पार्ट हो चुका है, बाकी पार्ट छोटे छोटे हैं, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना। मेन टाइम जो लगना था वो इस पार्ट में लगना था। ये टेबल आप बनाइए, आप चाहें तो मैं आपको एक सिंगल पेज की पीडीएफ बना के दे देता हूँ। उस पीडीएफ के 3-4 प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। आपके नोट्स में पेंसिल से उसको भरते रहिए, मिटाते रहिए, वापस लिखते रहिए याद करने के लिए, या फिर 3-4 प्रिंट निकालिए, उनको भरिए, फाड़िए, फेंकिए, भरिए, फाड़िए, फेंकिए। याद करने का क्या तरीका है इसको? वो ये है, पूरा लेक्चर एक बार में देखिए, पूरे आंकड़े एक बार में याद कीजिए, और एक बार शीट लेकर बैठिए और सारे एक बार में भरने की कोशिश कीजिए। देखिए कितने याद रहते हैं। रिटेनिंग कैपेसिटी आपकी कितनी रहती है देखिए। जिस दिन आप पूरी शीट लेकर बैठें
और पूरे पहले से और आखिरी आंकड़े तक बिना कुछ कॉपी को खोले भर पाए, उस दिन आप समझिएगा कि आपका क्वेश्चन गलत होना खत्म हो गए हैं। मैं आपको इसकी एक शीट बना के दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और इस चीज़ को भरिए। और अगला जो सेशन होगा, अगली क्लास होगी, उसमें हम इससे आगे वाले सेक्टर्स को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।